ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर आदर्श पटेल। वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो यार हम स्टार्ट कर चुके थे अपना एनसीईआरटी का सीरीज एनसीईआरटी ऑपरेशन, और इसमें हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन। और उम्मीद है आप सबको मजा आ रहा होगा रिप्रोडक्शन पढ़ने में हमारे साथ में। ठीक है, तो आज हमारा रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, एकदम मौज मस्ती से हम पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और ये वो चैप्टर है इसको आपके स्कूल में मैम पढ़ाती हैं तो आप देख देख के हंसा करते थे। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैम तो नहीं पढ़ा रही, आपको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने बंद कमरे में हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, समझे। एकदम पूरा माहौल गर्म है। आओ पढ़ लेते हैं हम अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसी में खत्म कर देते हैं। चलिए भाई, तो देखिए भाई, जब भी हम रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस रिप्रोडक्शन में एक बार हम पीछे का पूरा पीपीटी यार देख लेते हैं कि हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, ये सब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम पिछले लेक्चर में सारा कुछ ये कवर कर लिए थे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो देखो, एक बार तो हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड पढ़े। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये फ्लावरिंग प्लांट का भी पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बचा कौन? ह्यूमन बचा, आदमी। ठीक, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है यार। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, आप क्लास 12th में जो लोग बच्चे जाएंगे ना, तो इनको ये पूरा दोनों अलग अलग चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। समझे, ये दोनों क्या है, एक अलग अलग चैप्टर है। तो ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्लास 12th के एनसीईआरटी में, थोड़ा और डिटेल जा करके। पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सिलेबस का जितना है हम सब कुछ कवर कर सकें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बातें है कि ये जो आपके स्क्रीन पे पीपीटी दिख रही है, जो स्लाइड दिख रही है, ये कोई ऐसे नॉर्मल स्लाइड नहीं है। ये जो हमारी लिखी हुई ये बुक है डिसेंट बायोलॉजी की, इसकी ये पीपीटी है। अगर आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं यार, आप हमें रीच कर सकते हैं आदर्श पटेल S27@gmail.com, ठीक है ना। आप इसमें हमको मेल करिए और ये बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी आराम से। घर पे बैठ के बुक डिलीवर हो जा रहा, बताओ क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। चलिए जी, तो समय को खराब करते हुए, इतना समय तो खराब हो गया, तो थोड़ा सा समय को बचाते हुए, ठीक, तो हम शुरू कर देते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आप सबको पता है कि ह्यूमन क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और प्लांट भी क्या हुआ करता था, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़े और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, ठीक है ना। तो पर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेनली ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, वह कहानी हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने खत्म किया है, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे सक्सेस, दो सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट है। एक तो मेल सेक्स चाहिए और दूसरा एक फीमेल सेक्स चाहिए, ठीक है ना। एक क्या चाहिए? मेल सेक्स चाहिए और फीमेल सेक्स चाहिए। मेल सेक्स क्यों चाहिए और फीमेल सेक्स क्यों चाहिए भाई? तो मेल सेक्स से क्या मिलेगा? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सक्सेस क्यों चाहिए? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत किसकी है? तो गैमीट की जरूरत है कि नहीं? गैमीट की। अब मेल सेक्स क्या बनाएगा? तो ये मेल सेक्स मेल गैमीट बनाएगा, और फीमेल सेक्स क्या बनाएगी? ये बनाएगी फीमेल गैमीट, ठीक है ना, फीमेल गैमीट, है ना। तो मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म हो गया। और फीमेल गैमीट क्या हो गया? ओवा, जिसको आप एग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया? फीमेल गैमीट हो गया। अरे इतना क्लियर है क्या? इतना तो बचपन से ही शायद तुम लोग को पता होगा, है कि नहीं? अरे, ठीक। तो देखो भाई, स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, एग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की गैमीट है। अब जब ये दोनों अलग अलग तरीके की गैमीट मिलेंगी, कौन कौन? स्पर्म और ओवा, जब दोनों आपस में मिलेगा, फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा जब स्पर्म और ओवा मिलेगा? तो ये बनता है भैया क्या? जाइगोट। अरे समझ में आया इतना कुछ? क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है ना। तो चलो हम थोड़ा छोटा हो जाते हैं, अब समझ में आएगा। तो देखो, यहाँ पे हम जाइगोट बना लिए, ये सब कुछ हम पिछली बार में सब कवर कर चुके हैं, है ना। तो जाइगोट बन गया। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमको क्या समझना है? देखो, एक बार हम चैप्टर के बारे में बताएं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझना क्या है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या समझना है? तो भैया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसी मेल सेक्सेस के बारे में समझना है, ठीक है ना। मेल गैमीट को बनाने के लिए कोई ऑर्गन होगा कि नहीं, ठीक है ना।
कुछ तो होगा जो मेल गैमेट को बना रहा होगा, तो उस ऑर्गन्स को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उस ऑर्गन को पढ़ना है, और फीमेल से गैमेट बनाने वाली जो ऑर्गन है तो फीमेल गैमेट के ऑर्गन को बनाना है, और क्या इसके प्रोसेस को भी पढ़ना है ना, कि स्पर्म बन रहा है चाहे ओवा बन रहा है तो कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, कि उस प्रोसेस से स्पर्म बन रहा है, उस प्रोसेस से ओवा बन रहा है। तो जब ये सारा कुछ पढ़ेंगे तब जाकर के चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमको तो ये प्रोसेस भी पढ़ना है और उस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इस ऑर्गन में ऐसा प्रोसेस चल रहा है तो इसके बारे में। तो इस चैप्टर में यार हम मेनली इन्हीं दोनों चीजों को पढ़ते हैं, आपके लेवल पे इतना है। और आगे चल के हम जाते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा और इलाबोरेटेड मैनर में, ये थोड़ा सा और इलाबोरेट हो जाएगा, बस इतना अंतर है। ठीक, तो चलिए जी, जब ये मेल गैमेट की बात कर रहे हैं तो देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पर्म की, ठीक है ना। तो स्पर्म में ऐसा क्या है भैया, तो एक नाम आप सुने होंगे, क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम, तो चलिए भाई क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, जो अपना पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये इसके बारे में है अबाउट क्रोमोसोम और डीएनए, ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस धागे जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो इसी स्पर्म के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम क्या है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो देखो यहाँ पे एक, अगर मान लो ऐसा मैं कुछ इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के जाऊं, एनसीईआरटी क्लास 9th की, तो देखो एक सेल हुआ करता था, तो ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या था भैया, तो ये था साइटोप्लाज्म। अरे था कि नहीं था, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में क्या था, ये है न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस, ठीक, इसी को क्या बोलते थे, मास्टर ऑफ द सेल। इस न्यूक्लियस के अंदर में ये सब कुछ होता है अपना, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये सब एक ही है, ठीक है ना। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम के अंदर ये सब डीएनए आरएनए होता है। अरे समझ में आया क्या, तो क्रोमोसोम किसके अंदर में हो गया, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में बॉडी में पाया जाता है। किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन दोनों के सेल के अंदर में, सेल के अंदर में कहाँ पे, इन दोनों के सेल के न्यूक्लियस के अंदर में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम कैसा होता है, तो धागे की तरह उलझा हुआ होता है, ठीक है ना। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक क्रोमोसोम, नथिंग एल्स। ठीक, देखो जितना बताते जा रहे हैं, कान खोल के एक एक चीज पढ़ते जाओ, इसी में भलाई है, ठीक है ना। देखो क्रोमोसोम बना किससे है भैया, तो क्रोमोसोम दो चीज से बना हुआ होता है, तो डीएनए बोल लो और प्रोटीन बोल लो, ठीक है ना। प्रोटीन और डीएनए, ठीक है ना। डीएनए का फुल फॉर्म एकदम याद कर लो, इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए क्रोमोसोम बना किससे होता है, तो प्रोटीन से। अगर कोई बहुत ज्यादा पूछेगा तो कौन सा प्रोटीन है सर, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है जिससे क्रोमोसोम बना हुआ होता है। ये कुछ नवोदय में एक बार सीएचएस में आ गया था। तो ये कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए, ठीक है ना। चलो, अब ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इसको बनाने वाली कोई सेल होगी, मतलब स्पर्म को बनाने वाली कोई सेल होगा कि नहीं। देखो मैंने एक नाम लिया था लास्ट टर्म में, ठीक है ना, एक सेल का नाम लिया था जिसका नाम है जर्म सेल। अरे समझ में आया क्या, इस जर्म सेल का एक मैंने कई बार इसका नाम ले चुका मैं, जर्म सेल के बारे में। ठीक, देखिए भाई जब भी हम इस जर्म सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, जर्म सेल वो सेल होते हैं जो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बनाते हैं। बस ऐसे याद करो सिंपल में, जर्म सेल वो सेल होते हैं जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बनाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं भैया, जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जर्म सेल उस उसको बोल दिए। ठीक, जस्ट ए सेकेंड। चलिए जी, तो इसी जर्म सेल के अंदर में वो सब कुछ पाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार हम सेक्स डिटर्मिनेशन का आपको प्रोसेस बताते हैं, फिर वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखो ये हो गया अपने पास मेल, यहाँ पे हो गया फीमेल। मेल से मिला हमको क्या, स्पर्म, फीमेल से मिला क्या, ओवा या फिर एग। ठीक,
तो इसकी प्लॉइडी बोलो n और स्पर्म की प्लॉइडी बोलो तो n, ठीक है ना। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23। ओवा के अंदर में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, इसीलिए क्या बोल दिया, एन एन, ठीक है ना। जब ये दोनों मिलेंगे n और n तो ये हो जाएगा 46। 46 को क्या बोलते हैं, तो 2n, है ना। तो इसको 2n बोलते हैं, समझ में आया। तो देखो, मेल के स्पर्म में दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई, और फीमेल के ओवा के अंदर में सेम तरीके के क्रोमोसोम हुआ करते हैं, एक्स एक्स, ठीक है ना। एक्स वाई स्पर्म में होता है और एक्स एक्स फीमेल में होता है। तो देखो यहाँ पे हो गया कितना, 2n हो गया ना, तो ए प्लॉइडी हो गई। तो ये जो बनाने का काम कर रहा है, जर्म सेल कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये स्पर्म और ओवा को दोनों को मिल करके बनाने का काम कौन कर रहा है, ये जर्म सेल। और ये जो 46 नंबर का ये जो बना है, इसको क्या बोलते हैं, तो जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये स्पर्म पेरेंट से आया, ये स्पर्म भी पेरेंट से, मतलब ये स्पर्म जो फादर से आया, ये ओवा कहाँ से आया, मदर से आया, दोनों में मिलकर के जाइगोट। अब यही जो जाइगोट है, ये क्या बना लेगा, एक चाइल्ड बनेगा, एक बच्चा बनेगा, बेबी। तो बेबी के बॉडी में क्या होता है, क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। 23 मिलके 46, मतलब 23 पेयर इसके बॉडी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो 23 पेयर है भी, 46 क्रोमोसोम है भी, ठीक है ना। तो ये जो जर्म सेल होता है, ये इसी स्पर्म और ओवा को बनाने का काम किसका है, तो ये जो स्पर्म और ओवा को बनाने का काम है भैया, ये है जर्म सेल्स का, ठीक है ना। तो जर्म सेल क्या बना रहा है, तो इसी स्पर्म और ओवा को बनाता है। जस्ट सेकंड। ठीक है क्या, चलिए जी। अगर ऐसा है तो हम थोड़ा और इसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्या चीज है इसके अंदर में, देखिए देखिए भाई देखिए, एक बार हम इसके बाद देख लेते हैं। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है क्या है, यहाँ पे देखिए, जब भी ये जर्म सेल है, यहाँ पे जो मेल गैमीट है, ये स्पर्म वगैरह, तो ये सब कुछ मैंने पहले ही बता चुका है कि यहाँ पे इसके अंदर में कौन सी डिवीजन चलती है, मियोसिस डिवीजन चलती है, ठीक है ना। मियोसिस मतलब कि जर्म सेल के अंदर में, जर्म सेल बनाने वाली जो सेल है, ये कौन सी डिवीजन परफॉर्म करती है, मियोसिस डिवीजन। इसीलिए तो देखो, स्पर्म के अंदर 23 आ गया और ओवा के अंदर में कितना आ गया, 23 आ गया। क्यों, क्योंकि इस ये जो जर्म सेल है कौन सी डिवीजन शो करती है, तो मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, एक क्रोमोसोम की नंबर को आधा कर देने वाली डिवीजन है मियोसिस डिवीजन, ठीक है ना। तो इसीलिए जो क्रोमोसोम है और ओवा है, इसके अंदर में 23 क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में। बॉडी के पूरे सेल में देखो, बॉडी के अंदर में दो सेल हुआ करती है। यहाँ पे मैं थोड़ा और लिखूं, समझाऊं इसको, तो देखो, बॉडी के अंदर में हमारे दो तरीके की सेल हुआ करती हैं, एक तो सोमैटिक सेल, जिसको हम बॉडी सेल बोलते हैं, है ना। और एक होता है अपने पास जर्म सेल। जर्म सेल मतलब गैमीट वाले सेल, जो स्पर्म और ओवा बना रहे हैं। तो इसकी प्लॉइडी एन होती है, मतलब इसमें हमेशा 23 क्रोमोसोम ही होगा, ठीक है ना। और सोमैटिक सेल में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना, ये 46, और इसकी प्लॉइडी हमेशा 2n होती है। जैसे हमारे हाथ में कितना क्रोमोसोम है, हाथ के सेल में तो 46, स्पर्म के सेल में कितना क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ करती है। तो ये जो देखो, ये 23 नंबर बॉडी के सेल में 46 क्रोमोसोम है, और इस जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है ना। तो क्रोमोसोम की संख्या है यहाँ पे 23। तो यहाँ पे देखो 46 का हाफ है ना 23। इसीलिए जर्म सेल के अंदर में कौन सी डिवीजन होती है भैया, तो जर्म सेल के अंदर में होती है मियोसिस डिवीजन, ठीक है ना। जर्म सेल के अंदर में हो गई है अपनी मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन जब भी होती है तो क्रोमोसोम का नंबर ये हाफ कर देती है, कौन, यही मियोसिस डिवीजन जो है क्रोमोसोम का नंबर आधा कर देती है। और इतनी बात समझ में आई क्या, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने बताया, जब जाइगोट बनता है तो पूरा का पूरा नंबर रिस्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वो सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में है। चलिए जी, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इज नथिंग, बस एक एज है, और वहां पे एक एज है जहां पे आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। बॉडी क्या होता है,
एक मेच्योरिटी की तरफ जाने लगती है, बॉडी एडोलेसेंस की तरफ जाने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है ना। बस प्यूबर्टी को हम सीधे एक लाइन में डिफाइन करें तो प्यूबर्टी क्या है, बस एक पीरियड है सेक्सुअल मेच्योरिटी का, ठीक है ना। हम सेक्सुअली मेच्योर हो जाएं, उसका जो एक पीरियड है, उसका जो एक टाइम ड्यूरेशन है, वही प्यूबर्टी कहलाती है। समझ में आया क्या? ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है ना। तो प्यूबर्टी क्या है, बस एक सेक्सुअल मेच्योरिटी का एक टाइम पीरियड है, ठीक ना। और प्यूबर्टी देखो मेल में भी आएगी और प्यूबर्टी फीमेल में आएगी, और मेल के भी अंदर कुछ अलग अलग चेंज होंगे और फीमेल के बॉडी में भी अलग अलग चेंज होंगे। बस उन्हीं चेंज को पढ़ना है हल्का फुल्का, ताकि आपको प्यूबर्टी का एक थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिल सके, ठीक। तो देखो भैया, तो प्यूबर्टी क्या है, बस एक पीरियड है सेक्सुअल मेच्योरिटी का, पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी का। प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड होता है। इसमें होता क्या है सेक्सुअल मेच्योरिटी में, तो जो भी अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये सब फंक्शनल हो जाते हैं और वेल डेवलप हो जाते हैं, है ना। देखो कुछ अलग अलग चेंजेज होते हैं, बॉयज और गर्ल में अलग अलग तरीके का चेंजेज होता रहता है, ठीक है ना। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे केवल फिजिकल चेंज नहीं होता है, जैसे बोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पे केवल फिजिकल चेंज नहीं, बॉडी के लेवल पे नहीं, हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चेंज होती है। देखो एक छोटा सा बच्चा है, सिंपल में समझो, एक छोटा सा बच्चा है, तो वो जिस तरीके से सोच रहा है, और एक 18 साल का बच्चा है वो जिस तरीके का सोच रहा है, या फिर 15 साल का बच्चा है, तो दोनों की सोच में अंतर है कि नहीं, दोनों के साइकोलॉजी में अंतर है। तो ये साइकोलॉजिकल चेंज भी आता है प्यूबर्टी के टाइम पे, और फिजिकल चेंज तो आता ही है, बॉडी में अलग अलग चेंजेज हो रहे हैं प्यूबर्टी आते आते, ठीक। तो देखो मेल की जब प्यूबर्टी आ रही है तो मेल के अंदर में क्या क्या चेंज होता है, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो जर्म सेल जो होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल को, ये आपको अभी समझ में आएगा क्या होता है जर्म सेल। जर्म सेल तो मैं समझा दिया, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल में अभी आपको आगे मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जर्म सेल और सेमनीफेरस ट्यूबुल एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो टेस्टिस, सिंपल में समझो, टेस्टिस जो है प्यूबर्टी के टाइम पे, टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना चालू कर देती है। जैसे प्यूबर्टी आती है तो टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना चालू कर देगी, और क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, ये डेवलप हो जाएगा, पेनिस डेवलप हो जाएगा, इनका पूरा मेचुरेशन हो जाएगा। पेनिस क्या हो जाएगा, इनलार्ज होने लगेगा, इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डे ड्रीम्स आएंगे, नाइट ड्रीम्स आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब क्यों आ रहा है, डे ड्रीम्स, नाइट ड्रीम्स, पेनिस का इरेक्शन, ये सब हार्मोनल है, ठीक है ना। मेल हार्मोन कौन है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो सब एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जा रहा है ना, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है मेल के अंदर में, ठीक। और क्या, देखो पेनिस का यूज क्या है, तो पेनिस क्या करता है, ट्रांसफर करता है स्पर्म, कहां से कहां तक, मेल से फीमेल, ये सबको पता है, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। और क्या, देखो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर में डेवलप होना चाहते हैं, होने होने लगेंगे। जैसे प्यूबर्टी आती है तो हमारी दाढ़ी मूछें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, हेयर्स ऑन फेस, चेस्ट पे, और एक्सिलरी मतलब ये जो आर्मपिट वगैरह है ना, यहाँ पे ये हेयर्स हो जाएंगे, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ये जो कंधे हैं हमारे, ये ब्रॉड होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। जो हमारी आवाज है, बच्चों की आवाज, और थोड़े से 15-16 साल के बच्चों की आवाज देखो चेंज है कि नहीं है। तो ये जो चीज है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस थोड़ी भारी हो जाएगी, ठीक है ना। और हाइट इस टाइम पे तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चेंजेस होंगे। और क्या है, और मेल के अंदर में एक लगभग 13 to 16 लिखा है, पर इसको हम मान के चल देते हैं 14 to 16 या फिर 15 to, इस तरीके कुछ एज बना देते हैं, ठीक है ना। मतलब 14 साल के बाद ही बोलेंगे, ठीक। ये तो जो अपना सेक्स हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जैसे से मेल सेक्स हार्मोन कौन है भैया, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। तो जो टेस्टोस्टेरोन है इसका बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बनाने वाली सेल कौन है, तो अभी के लिए देख लो, लीडिंग सेल क्या बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है। अभी इसी को हम इंटरस्टिटियल सेल भी बोलते हैं। अभी ये आपको एक बार और बताते हैं, इंटरस्टिटियल सेल बोलते हैं, ठीक। और इतना समझ में आया क्या? तो चलिए, इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब थे मेल के चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे। अब एक फीमेल हो तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, जब प्यूबर्टी में वो फीमेल आती है तो उसके बॉडी में क्या चेंजेस होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखो एक फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस होता है, तो ध्यान से देखिएगा भैया। फीमेल की बॉडी में देखो ओवुलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ ओवुलेशन फ्रॉम ओवरिंग एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल की बॉडी में एमसी स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्लीडिंग बोलते हैं ना, तो ये ब्लीडिंग वगैरह के फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब देखो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है।
और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बोलने से मेरा मतलब है कि ब्रेस्ट के अंदर में फैट की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। क्यों क्यों ये सब होता है? इसलिए क्योंकि प्यूबर्टी आ गई है। प्यूबर्टी का मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई है। हो सकता है कि वो जो फीमेल है वो बेबी को बर्थ देना चाह रही हो, तो बेबी को बर्थ देना चाह रही है तो बेबी को क्या चाहिए? सरवाइव करने के लिए फीड कराना पड़ेगा ना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ेगा, मिल्क देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ब्रेस्ट का डेवलप करना जरूरी हो जाता है, ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ पे इलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होना चालू हो जाएगा, मतलब ब्रेस्ट की मेच्योरिटी हो जाएगी। और क्या? हिप रीजन की ब्रॉडनिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पार्चुरेशन डिलीवरी भी करनी है ना, तो हिप रीजन की भी ब्रॉडनिंग होना चालू हो जाती है। इसी को बोल रहे हैं वाइडनिंग ऑफ पेल्विस, ठीक है ना। तो जो पेल्विस बोन होता है इसकी वाइडनिंग होना स्टार्ट हो जाती है जब किसी फीमेल के अंदर में प्यूबर्टी आना शुरू होती है। और क्या होता है भैया? तो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, ठीक है ना, प्राइवेट एरिया पे यहाँ पे हेयर का ग्रोथ होना, एक्सिलरी रीजन या आर्मपिट वगैरह जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हेयर का ग्रोथ दिखने के लिए मिलेगा। बोन्स का ग्रोथ वगैरह, हाइट बहुत ज्यादा फिर फीमेल के अंदर में नहीं बढ़ेगा। और क्या है? ब्रेस्ट की के जो निपल्स है इनकी स्किन की डार्कनिंग होना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ये सब प्यूबर्टी पे होता रहता है, ठीक है ना। और क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो भी है, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सब मेच्योर हो जाएंगे, लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस वगैरह सब मेच्योर हो जाएंगे। और फीमेल के अंदर में ये थोड़ा डेट गलत है, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे 14 टू 18 के बीच का, है ना। 10 टू इतने नहीं, 14 टू 18, ठीक। तो ये सब हो जाएगा। और फीमेल की, देखो भैया, जो फीमेल की जो सेक्स हार्गन है, सेक्स हार्मोन है, ठीक है ना, वहां से उसमें कौन सा है होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है ना, तो एस्ट्रोजन निकलना चालू हो जाएगा। कहाँ से? ओवरी से, ठीक है ना। जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, ओवरी, ठीक है ना। तो यहाँ से एस्ट्रोजन वगैरह निकलना चालू हो जाएगा, ठीक। चलो भाई, एक बार हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, इस लेक्चर को हम एकदम आराम से पढ़ेंगे ताकि एकदम आपको समझ में आया, सारा चीज एकदम समझ में आ जाएगा, फिर मजे मजे हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज है, हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखो भैया, एक बार बस आप टॉपिक देखते जाओ। एक पहला चीज हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और टेस्टिस के बारे में एकदम पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे और इससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस इतना है आपके सिलेबस के अंदर में। तो इससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक। तो चलो हम यहाँ पे एक नया स्लाइड क्रिएट करते हैं और जैसे कि हम यहाँ पे लिख के पढ़ाते हैं इसको, ठीक है ना कि फिर हम बाद में पीपीटी तो खैर रीड कर ही सकते हैं यार। चलिए भाई, हाँ चलिए भाई, यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। देखो, जो भी है अपना क्या, जो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, इसके आप दो पार्ट कर लो, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव के जो भी आर्गन्स वगैरह हैं इसको पढ़ लो, और एक मेल रिप्रोडक्टिव में कुछ जो ग्लैंड होते हैं इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लो, ठीक है ना। तो देखो, एक हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है ना। टेस्टिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो देखो, टेस्टिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस किस शेप का होता है? ए ओवल शेप का टेस्टिस होता है। अच्छा सर, इसकी कलर क्या होती होगी? तो ये पिंकिश कलर का टेस्टिस होता है, ठीक। अच्छा, टेस्टिस बॉडी में कितने होते हैं? तो दो टेस्टिस होते हैं। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पहले से ही पता है, ठीक। अच्छा, टेस्टिस का लोकेशन, लोकेशन टेस्टिस रहता कहाँ पे है? तो स्क्रोटम में रहता है। स्क्रोटम क्या होता है सर? तो स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बैग लाइक स्ट्रक्चर है या फिर पाउच लाइक, बैग लाइक बोलो या फिर इसको बोलो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ पे है? पेनिस के नीचे। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, और इसके अंदर, इस स्क्रोटम के अंदर में कौन रहता है? टेस्टिस। अच्छा सर, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इस टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर में रखा गया, ठीक है ना। हाँ, तो इसका रीजन क्या है? स्क्रोटम का फंक्शन देखो, स्क्रोटम का यूज क्या है, लेकिन आखिर में हम टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर में क्यों रखे हैं? तो देखो, स्पर्म बनाने के लिए, देखो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, क्या बोला? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए
जो बॉडी का टेम्परेचर है, क्या बोला, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। समझे क्या? जैसे मान लो बॉडी की जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है इससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर सर ज्यादा टेम्परेचर दे दिए तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो होता है भैया ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है ना, इससे 2 से 2.5 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, टेस्टिस है, टेस्टिस के सॉरी स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस को रखा है, ठीक है ना, ताकि टेम्परेचर रेगुलेशन हो सके, ठीक है ना। तो ये सब कुछ रहा टेस्टिस के बारे में, ठीक है ना, और स्क्रोटम के बारे में। देखो मैं जितना बताते जा रहा हूँ उतना बस तुम ध्यान से सुनते जाओ, ठीक। अच्छा सर, इसका इनसाइड बताइए, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के इनसाइड में क्या है, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि एक्सटर्नली टेस्टिस कैसा है और क्या चीज है, ठीक। तो देखो भाई, जब भी हम टेस्टिस को देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर में ना ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक। और इस टेस्टिस के अंदर में देखो, एक टेस्टिस के अंदर में यहाँ पे अगर मैं देखो एक बनाता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जाओ, एक अच्छा सा बनाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक। देखो इस टेस्टिस के अंदर में क्या होता है, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे देखो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे और इस कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे कुछ रखा होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है ना। ये जो हमने बनाया है ना इसको बोलते हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अच्छा सर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, हाँ भाई, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अच्छा सर, इसके में क्या होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल में, तो देखो ये क्या हो गया, एक सेमनीफेरस ट्यूबुल हो गया। इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर में क्या बोला, इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर में भैया, इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर में दो अलग अलग तरीके के क्या हुआ करते हैं, सेल हुआ करते हैं। अरे समझ में आया क्या? इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर में दो अलग अलग तरीके के सेल हुआ करते हैं, ठीक। कौन कौन से सेल हुआ करते हैं सर? तो इस टेस्टिस के अंदर में एक तो होता है मेल जर्म सेल, और और कौन सा एक सेल होता है, एक तो हो गया तुम्हारा मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सरटौली सेल्स। क्या होते हैं? सरटौली सेल। इसी सेल्स को बोलते हैं हम नर्स सेल। क्या कौन सा सेल बोलते हैं भैया? इसी सरटौली सेल्स को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नर्स सेल, मतलब नर्स सेल। किसको? इस सरटौली सेल्स को क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलते हैं। अब देखो, नर्स जानते हो ना, हॉस्पिटल में क्या काम करती है, साफ सफाई करती है और मरीज का देखभाल करती है। तो सर्टोरी सेल का क्या फंक्शन होता है? तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है सर? तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है जो स्पर्म बन रहा है ना उसका नरिशमेंट, ठीक है ना, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म समझ लो, या फिर नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल क्या बना रही थी? तो स्पर्म बना रही है। तो जो स्पर्म को बनाने वाली जो सेल है या फिर जो स्पर्म है इसका नरिशमेंट करती है। और क्या हॉस्पिटल में नर्स करती है? तो साफ सफाई का भी ध्यान रखती है, तो क्लीनिंग करती है, समझे। तो ये सब सर्टोली सेल्स का काम है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन देगा। तभी तो ये मेल जर्म सेल का काम क्या है, इसका काम है, इसका फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तभी ना स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएगा। हाँ सर, तभी फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये सर्टोली सेल इसके स्पर्म फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प्स करती है। अरे कौन? तो ये सर्टोली सेल्स। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से देखो। देखो ये दो सेमनीफेरस ट्यूबुल है, एक सेमनीफेरस ट्यूबुल रहा, एक सेमनीफेरस ट्यूबुल ए है। तो इन दोनों सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर में क्या भैया, तो इन दोनों सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर में जो कुछ स्पेस है, जो कुछ गैप है, ठीक। तो इस गैप को हम बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल। इसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। इसी इंटरस्टिटियल सेल्स को बोलते हैं हम लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, है ना। इसी इंटरस्टिटियल सेल्स को क्या बोलते हैं? तो लीडिंग सेल बोलते हैं। अच्छा सर, ये लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिटियल सेल क्या बनाता है? तो इसका फंक्शन क्या है सर? तो इसका फंक्शन ध्यान से सुनिएगा, इसका फंक्शन है
मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या है? मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं भैया? तो मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। तो इसका काम हो गया मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हुआ, चाहे ये एंड्रोजन है, इसको बनाना। ठीक है ना? तो ये जो हार्मोन बनाने वाला सेल कौन है? तो ए है, इंटरस्टिशियल सेल। अरे समझ में आ गया? तो ये पूरा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। जो टेस्टिस है इसके बारे में पूरा डिटेल रहा। ठीक। तो देखो अब ये ये हार्मोन है, ये भी हेल्प करेगा मेल जर्म सेल को स्पर्म बनाने में। तो टेस्टिस का एक्चुअल फंक्शन क्या हो गया? तो स्पर्म बनाना। ठीक। तो देखो टेस्टिस का एक्चुअल फंक्शन अगर बोले, यहाँ पे टेस्टिस का अगर पूछ रहे हैं कि भैया टेस्टिस का फंक्शन क्या है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन। अरे समझा कि नहीं समझा? स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक। अच्छा सर, स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टिस के अंदर में हो गया। हाँ हो गया, यही हम कराना भी चाह रहे थे। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसको बाहर करना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए कुछ पाथवे बना हुआ है। ठीक है ना? तो उस पाथवे से, उस रास्ते से वो धीरे धीरे हमारे यूरेथ्रा तक आ जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक। तो देखो इसी तरीके से एक तो मैंने ये दो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, टिक मार्क किया। देखो एक तो ऑर्गन के बारे में, एक ग्लैंड के बारे में। तो ऑर्गन के बारे में आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ना था, और ग्लैंड के बारे में। और देखते हैं ग्लैंड के बारे में। एक बार फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार मैं आपको फिगर दिखा दूंगा, थोड़ा सा पीपीटी पढ़ लूं, फिर हम ग्लैंड पे आते हैं। ठीक है ना? देखो ये टेस्टिस है। ठीक। इस टेस्टिस को भैया हम बोलते हैं स्पर्मेरिस। ठीक है ना? मतलब स्पर्म बनाने वाला कौन है? तो स्पर्मेरिस होता है। ये सब साइज के बारे में लिखा हुआ है, साइज और कलर, ओवल शेप, पिंकिश शेप, और पाउच में प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में। तो क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन करना होता है। और अंदर कौन कौन से सेल होते हैं? तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो सेल है, जर्म सेल हुए, और इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल, और सर्टोरी सेल, ये सब हो गया। तो ये सब फंक्शन हो गया टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाना। ठीक। तो देखो भाई यहाँ पे जैसे अब क्या है, टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालना है, पेनिस तक लाना है। पेनिस ना बोल करके बोले यूरेथ्रा तक लाना है। ठीक। तो उसके लिए कुछ पाथवे बनाया हुआ है ना। उस पाथवे में ये रास्ते आता है। तो एक रास्ता पड़ता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। ठीक है ना? इपिडिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? तो इपिडिडाइमिस क्या होता है? इपिडाइमिस कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर है, बस एक रास्ते की तरीके से। ये क्या करता है? तो स्पर्म की मेच्योरिटी के लिए काम करता है। ठीक है ना? ये स्पर्म की मेच्योरिटी के लिए काम करेगा। और क्या करता है? स्पर्म को देखो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फंक्शनली मेच्योरेशन करता है, और स्पर्म को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना? स्टोर करके कौन रखता है? तो यही इपिडिडाइमिस स्टोर करके रखता है। ठीक। और बाकी इन सब के बारे में उतना आपको नहीं देखना है। उसके बाद आप सीधे यहाँ पे जम कर जाओ, यूरेथ्रा। ठीक है ना? यूरेथ्रा सर क्या होता है? तो देखो यूरेथ्रा क्या होता है, एक बस पाइप जैसा है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि ये पेनिस है। ठीक है ना? अगर मान लो ये पेनिस है, तो इसके बीच में जो एक पतली सी पाइप मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, इस पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा। और मेल के अंदर आप जानते हैं इसी यूरेथ्रा के रास्ते स्पर्म भी बाहर आएगा, और इसी यूरेथ्रा के रास्ते यूरिन भी बाहर आएगा। तो क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं कि यूरेथ्रा जो है एक कॉमन पैसेज है कि नहीं? तो क्या हम बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर बोथ, इस स्पर्म के लिए और यूरिन, इन दोनों के लिए यूरेथ्रा क्या है? एक कॉमन पैसेज है। ठीक। और पेनिस के बारे में जान ही रहे हैं, पेनिस क्या है? एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हम स्पर्म को मेल्स टू फीमेल पहुंचा रहे हैं। ठीक। तो पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ठीक। तो देखिए भैया यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो ध्यान से थोड़ा देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में। तो देखो ये जो है, यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये जो चीज है अपने पास, ये क्या था? ये है टेस्टिस। ठीक है ना? टेस्टिस है। ठीक। और यहाँ पे जाकर के इपिडिडाइमिस है ना? इपिडिडाइमिस है। फिर ऐसे ऐसे रास्ता बना हुआ है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे रास्ता बना हुआ है, फिर इसी के रास्ते आता है। ठीक है ना? बीच में वासा डिफरेंस वगैरह है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अलग अलग रास्ते हैं। तो इस रास्ते को आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आप बस इपिडिडाइमिस के बारे में याद रखो। और ये जो एक रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अरे समझ में आएगा? यही यूरेथ्रा जो है ये स्पर्म भी लेकर के जा रहा है, और यही यूरेथ्रा जो है यूरिन भी लेकर के जा रहा है। ठीक।
तो आपको एक तो इपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ना है, टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, स्क्रोटम के बारे में पढ़ना है और इस रास्ते के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए जब मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव में दो तीन ग्लैंड है। ये जो पत्ती के जैसा ऐसा ऐसा बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल। ध्यान से देखते जाइएगा भैया, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद एक ये जो गोला जैसा बना हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। आप ध्यान से देखिए, तो जो सेमाइनल वेसिकल जो अभी मैंने लिखा है, जो सेमाइनल वेसिकल इस साइड भी है, सेमाइनल वेसिकल इस साइड में है, इस साइड भी है सेमाइनल वेसिकल और इस साइड भी है। तो बॉडी के अंदर में सेमाइनल वेसिकल्स की नंबर बोलो तो दो सेमाइनल वेसिकल है, मतलब वन पेयर सेमाइनल वेसिकल हो गई। और ये देखो ये जो है ग्लैंड है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या एक होती है, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, इसके बाद देखो ये जो नीचे ये जो छोटा सा ऐसे डॉट डॉट बना हुआ ना, एकदम मटर के दाने जैसा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं सर, तो कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, या फिर इसी को एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अरे समझ में आया क्या, इसको दो नाम से बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका भी नंबर देखिए, इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो इनका नंबर कितना हो गया, टू इन नंबर, मतलब वन पेयर हो गए। ठीक, तो देखो जो अपने पास सेमाइनल वेसिकल है, ये भी दो हो गया, और ये जो कॉपर्स ग्लैंड मैंने लिखा, ये भी दो हो गया। सिंगल कौन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बस एक ही होता है, ये जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बस एक होता है, बाकी ये जो ग्लैंड है सब दो दो होते हैं। ठीक, तो ये था कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में। चलिए भैया, तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो इसमें पहला है अपने पास सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जैसे मैं बोला था ना, मटर के जैसा दाने जैसा है, तो पी सीड साइज या फिर शेप के तरीके से ही होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे इन सब का काम क्या होता है, मैं अगर मैं कनेक्टिवली तीनों का काम बोलूं तो देखो, स्पर्म के अंदर में क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से समझते जाओ भैया। स्पर्म, स्पर्म कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है ना, ये जो बाहर निकल रहा है ये स्पर्म नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्पर्म के अंदर में जब ये जो कुछ एसेसरी ग्लैंड है ना, स्पर्म के अंदर में जो एसेसरी ग्लैंड है, अगर हम इनका फ्लूइड डाल देते हैं तो अपने पास ये सीमेन बन जाता है। क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आप अभी तक स्पर्म समझते थे, स्पर्म नहीं है, इसको हम सीमेन बोलते हैं। क्या, स्पर्म के अंदर में जब हम एसेसरी ग्लैंड का जो फ्लूइड है ना डाल देंगे, वो एसेसरी ग्लैंड कौन है, तो ये सेमाइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। जब इन तीनों ग्लैंड के जो सिक्रीटेशन निकालना है ना, तो तीनों को हम मिला देंगे तो बन जाएगा ये अपना सीमेन बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो एक कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बहुत सारा काम है, अलग अलग ग्लैंड का अलग अलग काम है। ठीक है ना, तो जो अलग अलग काम है सब आप आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। ठीक है ना, इसके बाद देखो देखो मैं जो नाम बताते जा रहा हूँ ये बस तुम रटते जाओ। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बार डायग्राम देखो, देखो ये क्या है, ओवरी। ठीक है ना, ओवरी है, ओवरी से कौन जुड़ा हुआ है, ये जो ऐसे फिंगर जैसा कुछ बना हुआ है भाई ना, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। ठीक है ना, ये जो फिंगर जैसा ये बना हुआ है इसको फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये जो फिम्बरी से ये जो ए वाला जो जगह है, ठीक, एक मिनट जस्ट सेकेंड, ये जो फिम्बरी के पास से वाला जगह है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया इनफंडीबुलम बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, ये जो ब्रॉड शेप है इसको बोलते हैं हम एम्पुला, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो इसी तरीके से यार ये कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग पार्ट है। खैर छोड़ो, हम इसको अच्छा है कि हम इसको एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, तो आज के इस सीरीज में यार हम पढ़ चुके हैं अपना पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है ना,
और अगले आने वाले सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। चलिए भैया, इतना शांतिपूर्वक हमें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।